युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में। बुद्धं शरणं गच्छामि। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखने का मौका मिला और उसके बाद मेरे को बहुत आगे तक उनके साथ कुछ सुनने का मौका मिला और उनके साथ साथ जो सोहनलाल शास्त्री थे बाबा साहब के साथ, उनसे भी सुनने का मौका मिला। तो आज मैं आपके बीच में ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनके अधिकारों के लिए, जिनको हम आज SC ST कहते हैं, उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर को कितना संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कभी रिजर्वेशन नहीं मांगा था। तो आज मैं आपके बीच में ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन तो कभी मांगा ही नहीं था। अब फिर रिजर्वेशन आया कहाँ से? अब इन अधिकारों को लेने के लिए, इन अधिकारों को अंग्रेज़ों से अप्रूव कराने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस करने की पूरी योजना बना ली थी, क्योंकि पावर तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर MJ मैकडॉनल्ड के पास थी, वहाँ के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो भी आज़ादी मांग रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी मांग रहे थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो 4 आज़ादियाँ मांग रहे थे। पहली आज़ादी तो ये थी सामाजिक आज़ादी, और दूसरी धार्मिक आज़ादी, और तीसरी आर्थिक आज़ादी, और चौथी होती फोर्थ वो थी राजनीतिक आज़ादी। लेकिन जो गांधी था वो ये तीन आज़ादियों के खिलाफ था बाबा साहब के, और महात्मा गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कभी भी उनको अच्छी तरह से काम करने का मौका नहीं दिया और कदम कदम पर उनका विरोध किया। तो आज मैं आपके बीच में ये बता देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हमेशा पूरी कोशिश की कि जब तक मैं वहाँ की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस नहीं करता तब तक मेरे को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये लोग जो हैं ये मुझे कुछ नहीं देंगे जिन्होंने मेरे समाज को सदियों से गुलाम बना कर रखा। तो बाबा साहब कन्विंस करते करते अपनी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई समाज के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने आखिर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को इस देश में आने के लिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को रजामंद किया। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने महाड़ के तालाब पर 20 मार्च 1927 को पानी पीने के लिए संघर्ष किया, जहाँ पर कुत्ते बिल्ले तो पानी पी सकते थे, लेकिन हमारे समाज के लोग वहाँ पानी पीने नहीं पी सकते थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहाँ पर संघर्ष किया। तो वहाँ पर हमारे लोगों का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चोटें आई और उनको भी पानी पीने के लिए भी रोका गया। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत तो थी। और उसके साथ ही 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इस देश में आया, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को ये कंपेल किया, मजबूर किया कि आज़ादी देने से पहले एक दफ़ा मेरे देश में आकर मेरे लोगों के हालात का जायज़ा ले लो कि मेरे देश में मेरे लोगों की क्या हालत है, क्या कंडीशन है, किस तरह ये मेरे देश के लोग जहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि मेरे जो लोग हैं, एक तो अंग्रेज़ों को बोला कि तो आपके ग़ुलाम हैं, दूसरे इन लोगों के ग़ुलाम हैं। तो उनकी बात पर सर जॉन साइमन इस देश में आए और जिसका इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विरोध किया। साइमन गो बैक। साइमन क्यों आया था, साइमन कैसे आया था, किस लिए आया था, इसका जिक्र कहीं भी नहीं आया। जब विरोध किया गया तो साइमन को सारे देश के अंदर घुमाया गया, सब सारे देश में घूमा। साइमन अपनी रिपोर्ट तैयार करता गया और साइमन जब लास्ट में लखनऊ जा रहा था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों को
ना तो मंदिरों में जाने की इजाज़त है, ना मेरे समाज को दूसरे लोगों के बराबर पानी पीने की इजाज़त है, ना मेरे समाज को पढ़ने की इजाज़त है। तो जहाँ के लोगों ने ये इन गरीब लोगों को मजबूर कर दिया कि आप लोग, जब गोरा अंग्रेज़ आए तो उनको बोलना कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हर तरह की हमें सहूलतें हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जब लखनऊ जा रहा था, लखनऊ साइमन कमीशन तो कानपुर के पास जाकर के मंदिर के पास रोका गया, गाड़ी को रोक ली गई और वहाँ पर एक दलित समाज की माता जी को बुलाया गया और पूछा गया कि आपको मंदिरों में जाने की इजाज़त है। तो माता जी ने बोला कि हमें मंदिरों में खूब जाने की इजाज़त है, हम खूब घंटियाँ बजाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर साइमन ने डॉक्टर अम्बेडकर को कहा, आप तो कहते हैं हमारे को मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन माता जी तो कह रही है कि हमें मंदिरों में जाने की इजाज़त है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबा साहब तो बैरिस्टर थे, उन्होंने बोला कि माता जी को, आप माता जी वो जो मंदिर में गुलाब का फूल अंदर लगा हुआ है, उस फूल को तोड़ के लाइए। आप मंदिर में माता जी जाएगी तभी तो फूल टूटेगा। जब मंदिर में जाने के लिए बोला गया तो माता जी मंदिर में जाने के लिए तैयार नहीं। आखिर साइमन माता जी का हाथ पकड़कर मंदिर की तरफ खींच रहा था और मंदिर की सीढ़ियों के पास जाकर ऐसी सीढ़ी पकड़ी माता जी ने, पकड़ी कि साइमन जो था वो माता जी की सीढ़ी पकड़ को चढ़ा नहीं सका। तो आखिर मार उन्होंने, साइमन ने लिख दिया कि इनको मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है। उससे आगे जाकर एक कुआं आया 15-20 किलोमीटर पर। उस कुएं में वो कुआं था जाटों का और ऊंची जाति के समाज के लोगों का। तो बाबा साहब भी वहाँ थे, साइमन भी वहाँ था। वहाँ पर एक दलित समाज के बुजुर्ग को बुला लिया गया, कहा गया कि आपको पानी पीने की बराबर इजाज़त है। उसने बोला खूब पानी पीते हैं, क्योंकि लोग बाहर खड़े हुए थे वहाँ के लोकल, और उनके डर के मारे के उसको कहा गया कि भाई ऐसा है कि भाई आप इस मंदिर में, इसमें कुएं में से पानी निकालिए। जब उन्हें देखा कि आगे ऊंची जाति के लोग खड़े हुए हैं, ये गोरा साइमन तो चले जाएगा, लेकिन जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा, वो वहीं पर साइमन के कदमों में बैठ गया और वो डर के मारे पानी नहीं निकाल सका। तो साइमन ने लिख दिया कि इनको बराबरी पर कुएं में पानी पीने की इजाज़त नहीं है। उसमें के बाद 30 नवंबर को कालाराम मंदिर नासिक में जाने के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। तो वहाँ पर संघर्ष जब किया गया तो वहाँ पर भी डॉक्टर अम्बेडकर को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और जहाँ तक के बाबा साहब के और समाज के सिर फटे और जलील किया गया, तो वहाँ पर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस हालत को देखकर, इस दुर्दशा को देखकर जो की गई इन लोगों ने, तो लिख दिया गया कि इनको मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है। और ये जो रिपोर्ट थी सर जॉन साइमन ने जाके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को दे दी, और उस प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया गांधी को, बोला कि महात्मा गांधी को बोला कि भाई आप तो कहते कि भाई हमें आज़ादी दो, लेकिन जो तुम्हारे लोग गुलाम हैं इनको आज़ादी कौन देगा, क्योंकि ये लोग जो हैं डॉक्टर अम्बेडकर के समाज में थे, ये लोग एक तो आपके गुलाम हैं, दूसरा हमारे गुलाम हैं, और सबसे पहले तो आज़ादी इनको मिलनी चाहिए। और गांधी को बोला भाई आज़ादी मांगने से पहले जो लोग तुम्हारे गुलाम हैं इनको आज़ाद कौन करेगा, इसलिए जाइए सबसे पहले तो आज़ादी हम इस समाज को देंगे। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इंग्लैंड के अंदर, जिनको हम ये कह देते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस समाज की, शूद्र समाज की, दलित समाज की बकाले जो थी उसकी लड़ाई इंग्लैंड की राजधानी लंदन में जाकर जीती। तो आज मैं ये बता देना चाहता हूँ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तरफ महात्मा गांधी और बेशुमार लोग नेता थे, और दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर बैठे हुए थे, उनके साथ भी कुछ नेता थे बाबा साहब के साथ, और उधर सर, अब जिनको हम कहते हैं वहाँ का प्राइम मिनिस्टर एम.जे. मैकडॉनल्ड भी था उसी कॉन्फ्रेंस में, उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो बात शुरू हुई, महात्मा गांधी ने बोलना शुरू कर दिया कि ये जो दलित समाज है, शूद्र समाज है,
ये हिंदुओं का एक बॉडी का हिस्सा है, ये अपेंड अंग है। ठीक है, बहुत सी गलतियां हुई हैं, हम उन गलतियों को दूर करेंगे और आप इस देश को आज़ाद कर दीजिए, चले जाइए। ये हमारा घरेलू मामला है, हम इसको हल कर देंगे। और उसके बाद जी जी महात्मा गांधी बोल रहा था, ये हमारा घरेलू मामला है, आप चले जाइए। त्यों तो डॉक्टर अम्बेडकर को गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर को पारा गुस्से से वो लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने बोला महात्मा गांधी को कि आप कैसे कहते हैं कि ये जो समाज है, अछूत समाज जो ये हिंदुओं का पेन अंग है, आप ये मुझे बताइए कि जब हम जिनको अभी अभी मैंने बताया था कि जब महाड़ के तालाब पर पानी पीने के लिए मैं संघर्ष कर रहा था और उसमें संघर्ष तो मेरे समाज को और मेरा सिर फाड़ा गया, तो आपका सिर क्यों नहीं फटा? पटेल का सिर क्यों नहीं फटा? राजेंद्र प्रसाद का सिर क्यों नहीं फटा? आप जितने भी जहाँ नेता आए हुए हैं, जरा बताओ मुझे, इनका सिर क्यों नहीं फटा? अगर मैं हिंदू का समाज का अपेंड अंग था तो फिर मेरा ही सिर क्यों फटा? मेरे साथ ही ऐसी दुर्दशा क्यों हुई, ऐसा बर्ताव क्यों हुआ? उसके बाद साइमन कमीशन को भी के बारे में भी मैंने अभी बता दिया था। साइमन कमीशन के बारे में भी उसके वो बात को छुपाया गया, बताया गया नहीं किया। साइमन कमीशन जो था वो मेरे समाज के हालात का जायजा लेने के लिए आया था कि मेरे समाज के साथ कैसा बर्ताव हो रहा। जब 30 नवंबर को नासिक में काला मंदिर में जाने के लिए संघर्ष मैं कर रहा था और उस वक्त मैंने 1.5 साल तक संघर्ष किया। जब वहाँ पर भी मेरे समाज के साथ वो बुरा बर्ताव किया, मेरे समाज के साथ मेरे साथ ऐसा बर्ताव देश तो क्या दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगा। सिर फाड़े गया, मजबूर किया गया, बेइज्जती की गई। और ये बताइए कि अगर मैं हिंदुओं का अपेंड अंग था तो फिर मेरे साथ ही ये बर्ताव क्यों हुआ? आपके साथ क्यों नहीं हुआ? आपका सिर क्यों नहीं फटा? आपके महिलाओं का सिर क्यों नहीं फटा जैसे मेरे समाज की महिलाओं का सिर फटा? इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा, उसमें रैमजे मैकडॉनल्ड ने प्राइम मिनिस्टर को कहा, आप ये बताइए, आपके पास पावर थी, पावर होते हुए आपके राज में मेरे साथ ऐसा घिनौना बर्ताव किया। आपने मेरी मदद, मेरे समाज की हेल्प कब की? आपने मेरे समाज की मदद क्यों नहीं की? आपके राज में मेरे समाज के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हुआ है? आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? इस पर रैमजे मैकडॉनल्ड ने वहीं पर डिक्लेयर कर दिया कि ये जो अछूत समाज है ये हिंदू नहीं है, ये अल्पसंख्यक में है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी हैं। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी डिक्लेयर कर दिया था और वहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया वापस आ गए और गांधी एंड कंपनी के लोग भी आ गए। इसके बाद 18 अगस्त 1932 को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रैमजे मैकडॉनल्ड ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिनको हम कहते हैं कम्युनल वार की अनाउंसमेंट की, जिसको हम कहते हैं सोशल रेवोल्यूशन एज कल्चरल रेवोल्यूशन। ये इस देश को क्या दुनिया के इतिहास में एक पहली क्रांति थी जिसके एक हीरो थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। आज मैं ये बता देना चाहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने इतने लंबे संघर्ष के बाद इस देश में रहने वाले अछूत समाज के लिए जो अधिकार लेकर आए थे, जो जिनको हम कहते हैं डबल वोटिंग का अधिकार। अब डबल वोटिंग क्या चीज़ है ये मैं बता देना चाहूँगा। रिजर्व और जनरल, रिजर्व सीट में सिर्फ एससी ही खड़ा होगा, एससी ही वोट डालेंगे, जनरल ना खड़ा होगा ना जनरल वोट डाल पाएगा। और दूसरा, जनरल सीट में एससी भी खड़ा होगा, जनरल भी खड़ा होगा और एससी भी वोट डालेंगे, जनरल भी वोट डालेंगे। इसलिए ये डबल वोटिंग का अधिकार जो था वो बाबा साहब लेकर आए थे। और
इसके साथ 88 या 89 या कुछ जो सीटें रिजर्व सीट से चुनकर आते थे अपनी वोट से, अपने लोगों की ओर से, तो वो 88 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या इससे भी ज़्यादा थे। अब उसके बाद जो जनरल सीट से लोग चुनकर आते और जो हमारे समाज के लोग हैं, अछूत समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, ये वोट उसी को डालते जो हमारे हित की बात करता। आप ये बताइए, पहले रिजर्व सीट से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन कर आते अपनी वोट से, उसके बाद जनरल सीट से हमारे लोग उन्हीं को वोट डालते जो हमारे हित की बात करता। तो आप बताइए कि ये दोनों को मिलाकर, दोनों एमपीओ को मिलाकर रिजर्व सीट और जनरल सीट, तो बताइए गवर्नमेंट किसकी बनती? आप ये मुझे बताइए, क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन मांगा था क्या? अरे उन्होंने तो 1932 में हमारे को एक देश के राजे बना दिए थे। लेकिन महात्मा गांधी जब बॉम्बे पहुंचा, वो कह रहा मैं इस अधिकार को नहीं होने दूंगा, तो जहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको पकड़कर जर्दा जेल पुणे में बंद कर दिया और सारे देश से डॉक्टर अम्बेडकर को धमकी आने लगी। अगर कि भाई आप, डॉक्टर अम्बेडकर को बोला गया कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो हम तुम्हारे समाज के लोगों को ना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब बाबा साहब बड़े परेशान हो गए क्योंकि समाज उस वक्त तैयार नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस परेशानी को बीच में उनका टाइम निकल रहा था और गांधी ने इस बीच में व्रत रख दिया और सारे देश से लोग बाबा साहब के प्रति, अखबार भी, हर चीज़ बाबा साहब के खिलाफ हो गए। और उस वक़्त कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास बम्बे राजगृह में आए। एक कहती कि एक ने बोला कि मेरे पति की जान बख्श डॉक्टर अम्बेडकर, एक ने बोला मेरे बापू की जान बख्श। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं, एक मैं पंडित होकर अपने गले में हाथ डालकर, गले में कपड़ा डालकर, डॉक्टर अम्बेडकर मैं महात्मा गांधी की आपसे प्राणों की भीख मांगता हूँ। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा, जब मुस्लिम समाज ने सिख मांगे, अधिकार मांगे, तो गांधी ने व्रत रखा नहीं। सिखों ने मांगे, ईसाइयों ने मांगे, पारसियों ने मांगे, तो गांधी ने व्रत रखा नहीं। जब मैं अपने समाज के लिए अधिकार लेकर आया हूँ, गांधी ने गांधी व्रत रख दिया। अच्छा होता महात्मा गांधी मेरा साथ देता, जबकि इनके बुजुर्गों की देन है इस हमारे समाज की दुर्गति का, हमारे समाज की बुरी हालत जो हुई है, जो जबकि इनके बुजुर्गों की देन है। अब जब ये बात हुई तो सारे देश में से उसी पर तमकी तो आ ही रही थी। तो बाबा साहब ने कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा, जब महात्मा गांधी ने लोगों का विरोध नहीं किया तो इसने मेरा विरोध क्यों किया, मेरे समाज का विरोध क्यों किया? आप जाइए, गांधी कल परसों मरता, आज मर जाए, मुझे गांधी से लेना देना नहीं है। तो गांधी को वहाँ से भेज दिया गया। उसके बाद 17 सितंबर को एक और धमकी मिली डॉक्टर अम्बेडकर को, अगर गांधी मर गया बिल्कुल तेरे समाज को जिंदे नहीं छोड़ेंगे, ना आपको छोड़ेंगे। इस पर बाबा साहब को बड़ी चिंता हुई और इसकी एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ। बाबा साहब के सामने जब मन व्रत रख दिया तो एक मैं उदाहरण देनी चाहूँगा कि एक 15 साल की लड़की के साथ एक 45 साल का आदमी शादी करनी चाहता है। लड़की बोलती मैं शादी नहीं करूँगी, और वो लड़की के बाप के पास गया कि मैं लड़की के साथ शादी करनी चाहता, अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। वो कहता मैं तो नहीं करूँगा। उसने बोला फिर लड़की के बाप को, अगर शादी नहीं करेगो, अगर आप अपनी लड़की शादी मेरे साथ नहीं करोगे तो फिर मैं मर जाऊँगा। उसने क्या किया, लड़की के बाप के घर के सामने अपना वो तकिया बिस्तर लगाया और उसमें व्रत रख दिया मरने के लिए। अब बड़ी दिक्कत पैदा होगी लड़की के
बाप के लिए अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। वो आया एक ऐसे इंटेलेक्चुअल के पास जिनको हम कहें अम्बेडकर वादी के पास कि मेरी जान बचाइए। वो कहता तुम ये काम करिए, आप एक 70 साल की बुढ़िया को ले आइए, उसको बोलो कि मैं तुम्हें 100 रुपये रोज का दूंगा, और आप भी उस जो 15 साल की लड़की के साथ शादी करना चाहता, मरने के लिए उसने बिस्तर लगा दिया, आप भी उसके मुकाबले में अपना बिस्तर लगा दो। वो बुढ़िया मान गई, उसने उसके मुकाबले में उसके बराबर अपना बिस्तर लगा दिया। अब वो पूछता है कि आपने ये बिस्तर क्यों लगा दिया। वो कहती मैं तो आपके साथ शादी करूंगी। वो कहता मैं तो नहीं करूंगा। वो कहती जब अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। अब वो आदमी बड़ी दिक्कत में पड़ गया, मैं कहाँ जाऊं। उसने देखा रात को 12-1 बजे कि वो बुढ़िया सो रही है, अपना बुढ़िया बिस्तरा लपेटा और भाग गया। और उसके बारे में जो मैंने बता दिया, अगर उस वक्त इस समाज में से, अछूत समाज में थे, दलित समाज में थे, किसी एक भी व्यक्ति ने गांधी के मुकाबले में मरण व्रत रखा होता तो गांधी भी 1932 में ही भाग जाता और हम लोग उसी बार राजे बन जाते। लेकिन बड़े दुख की बात है, इसके बाद 20 सितंबर 1932 को गांधी ने 12 बजे पानी पीना भी छोड़ दिया। इस बार बाबा साहब को बड़ी परेशानी, दिक्कत हुई। उनको रात दिन नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तरफ गांधी के प्राणों को बचाने का सवाल था और एक तरफ कई करोड़ अछूत समाज थे, उनके अधिकारों का सवाल था। अब सवाल तो ये आ गया, अब आखिर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूर होकर 24 सितंबर 1932 को जबरदस्त जेल पुणे में जाकर गांधी के साथ समझौता करना पड़ा, जिसके मुताबिक जो पहला अधिकार था वोटिंग का वो छोड़ना पड़ा। और इस जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, उसी दिन डॉक्टर अम्बेडकर ने बोल दिया था, गांधी आज से जो लोग चुन कर आएंगे रिजर्व सीट से, ये चमचे होंगे, ये समाज के लिए कोई काम नहीं करेंगे। सो इसलिए अजय मैं आज बता देना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी रिजर्वेशन नहीं मांगा था, और जो आज चुनकर आते हैं रिजर्व सीट से, ये कभी भी समाज के हित की बात नहीं करते। अगर ना पार्लियामेंट के अंदर बोलते, अगर ये समाज के हित की बात करें तो फिर इस समाज की दुर्दशा कभी ना हो। तो मैं आज ये बिल्कुल बता देना चाहूँगा, ये पूना पैक्ट था। पूना पैक्ट में जब बाबा साहब बाबा साहब को मजबूरी दस्तखत करने पड़े। आप ये बताइए, दस्तखत तो अंग्रेजों के साथ होने चाहिए थे, दस्तखत तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ होने चाहिए थे, क्योंकि हमारा देश तो अंग्रेजों के अंडर था, लेकिन हुए गांधी के साथ। आप ये बताइए, गांधी नहीं चाहता था, महात्मा गांधी, इन दलित समाज जो है इसको अधिकार मिले, क्योंकि अगर दलित समाज को अधिकार मिल जाते तो ये एक रेत की दीवार की तरह ये भी सारे खत्म हो जाते। तो मैं आज ये बताऊं, अब बाबा साहब बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। वो चाहते थे अब मैं क्या करूं, इतना बड़ा महान पढ़ा लिखा महापुरुष दुनिया का, उसको नींद कहाँ आती थी। आकर 1942 के अंदर, 1942 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से सेपरेट सेटलमेंट मंजूर करवा लिए। अब सेपरेट सेटलमेंट क्या था, 80 पॉइंट या 88 पॉइंट हमें दे दी जाए, या कोई स्टेट हमें दे दी जाए जिसके अंदर मेरे ही लोग होंगे और कोई नहीं होंगे। और उसमें क्या था कि भाई जब वहाँ होंगे, एक तो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते जो 1932 में खो दिए थे पूना पैक्ट में, और दूसरा हमारे लोग ज़मीनों के मालिक बनते, और तीसरा हमारी बहू बेटियां लड़कियां जो दूसरे के खेतों में काम करती हैं वो ना करती। तो अंग्रेज़ों ने बोला कि भाई ठीक है, आप अलग कंट्री तो नहीं मांगे पाकिस्तान की तरह, हम आपको 20 साल के अंदर अंदर सेपरेट सेटलमेंट बना के दे देंगे। आप बड़े दुख की बात है कि 1945 के अंदर वर्ल्ड वार सेकंड की वजह से अंग्रेज़ों ने पक्का फैसला कर लिया, मन बना लिया इस देश को आज़ाद करने के लिए, और अंग्रेज़ यहाँ से चले गए।
और इनको ये देश आज़ाद हो गया, वो जो सेपरेट सेटलमेंट था वो भी हाथ से निकल गया। अब इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और दिक्कत आई और सोच पड़ी अब मैं क्या करूं, मेरे समाज को तो कुछ नहीं मिला। अब उनको अब ये बात थी मैं देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं अपने लोगों के लिए अधिकार दूंगा, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को कहीं से भी चुन के नहीं आने दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, क्योंकि अंग्रेजों ने ये बोल दिया था कि आप हमें बताइए कि आप देश को कैसे चलाएंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए। अब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ी मुश्किल पैदा हुई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसको उनको चुन के नहीं आने दिया। आकर वो बंगाल में जाकर, बंगाल थे उनको जोगिंदर नाथ मंडल और वहाँ के लोग जो चंडाल कमेटी थे, उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा, एक षड्यंत्र के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, जबकि ये कहा गया था, जयसोर खुल्ला से चुन के आए थे, ये कहा गया था कि जहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी होगी वो पाकिस्तान में जाएगा और जो हिंदू आबादी होगी वो भारत में रहेगा। अब सवाल तो ये आ जाता है, जहाँ तो 52% आबादी थी, अब इन्होंने ये सोचा कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर जयसोर खुल्ला से चुनकर आए हैं तो ये हर बार ये चुनकर आएंगे, हमारे लिए सिरदर्द बन जाएंगे। उन्होंने षड्यंत्र के तहत वो एरिया ही, वो या इलाका ही पाकिस्तान को दे दिया और ये कहा गया जाइए अम्बेडकर पाकिस्तान में जाकर अपना संविधान बनाइए। लेकिन बाबा साहब बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे कि मेरे समाज के लोग तो इंडिया में रहते हैं, मैं पाकिस्तान में जाकर क्या करूँगा। फिर वो अंग्रेज़ों के पास गया, उनको कंपेल किया कि भाई मेरे लोग तो भारत में रहते हैं। तब अंग्रेज़ों ने यहाँ की कांग्रेस को मजबूर किया कि आप डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुनकर लाएं। तब पूना से एक कांग्रेस मेंबर का रिजाइन दिलवाकर बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाया गया। अब ये बताइए कितना मुश्किल था डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाना, वहाँ पर भी विरोध किया गया। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर के मुकाबले में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना भी डॉक्टर अम्बेडकर को था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब पहुँच गए और वहाँ पर इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। अब बाबा साहब के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर तरह के अधिकार वो अपने समाज के लिए दे सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ी और उनकी 10 साल उम्र कम हो गई, और जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 17 दिन में कंप्लीट किया था। तो आज मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियाँ, कितनी दिक्कतें डॉक्टर अम्बेडकर को पूना पैक्ट में उठानी पड़ी। उसके बाद सेपरेट सेटलमेंट मंजूर कराए अंग्रेज़ों से, वो भी नहीं कंप्लीट हुए, उसमें उठानी पड़ी। फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद वो हमारे लोगों को अधिकार दे सके। तो आज मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा, आप ये सोचिए उसके अंदर इतना संघर्ष किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाने के बाद जब बाबा साहब ने अधिकार दे दिए हमारे समाज को, तो 26 जनवरी 1950 को वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो देश में लागू हुआ। आपने देखा होगा कि फ़ोटो के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल, सरदार पटेल और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, जब वहाँ खड़े हैं डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की कॉपी पकड़ा रहे हैं उनको, और साथ ही वो ये कह रहे हैं ये संविधान को तो मैं आपको सौंप रहा हूँ, आपकी नीति जो है वो साफ नहीं है। अगर आपकी नीति साफ हुई और आपने संविधान को ईमानदारी से लागू कर दिया तो ये जो देश है
ये दुनिया की सुपर पावर बनेगा, जो आज तक भी वो लागू नहीं हो पाया। तो मैं आज इस मौके पर आप लोगों को कह देना चाहूँगा कि आप लोगों को अपने संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। और 2000 के अंदर आपने देखा होगा, जब एक योग बढ़ा दिया था विज्ञान भवन के अंदर, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कराने के लिए डॉक्टर KR नारायण उन दिनों में प्रेसिडेंट थे। तो जब रिव्यू करने के लिए योग बैठा दिया तो डॉक्टर KR नारायण ने साहब कांशीराम को बुलाकर कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया जा रहा है, आप एजिटेशन करें। तो साहब कांशीराम ने एक ही आवाज़ दी, 5 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली के अंदर इकट्ठे हुए, देश के कोने कोने से। वहाँ पर साहब कांशीराम ने बहुत बड़ी चेतावनी दी कि जैसे मुस्लिम समाज को कुरान शरीफ सबसे ज़्यादा पवित्र है, सिख समाज को गुरु ग्रंथ साहब सबसे ज़्यादा पवित्र है, ईसाई समाज को सबसे ज़्यादा बाइबल पवित्र है, इसी तरह जो देश का संविधान है वो हमारे इस SC समाज के लिए, OB समाज के लिए, OBC समाज के लिए और बहुजन समाज के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र है। अगर किसी ने इस संविधान को किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश की, हम उस कानूनी हरकत का इतनी सख्ती से जवाब देंगे कि दुनिया के इतिहास के अंदर एक एग्जाम्पल होगी। साहब कांशीराम की इस वार्निंग चेतावनी के बाद वो जो आयोग बैठाया गया था, जिसको बाप साहब कांशीराम ने ये भी कहा कि जिस दिन ये आयोग, आज तो वो AC के कमरों में बैठा है, जिस दिन वो रोड पर आएगा उस दिन हम देखेंगे। इस चेतावनी के बाद उस आयोग का पता नहीं चला वो कहाँ चला गया। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आप लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बेहद मुसीबतों परेशानियों के बाद आपको दिया है, देश को दिया है, समाज को दिया है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। इसी बात के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करूंगा।